हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जेड और वाई पैरामीटर किए थे। आज हम करते हैं एच पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, एच पैरामीटर क्या होता है? तो जेड और वाई अगर आपने पढ़ा है तो जेड और वाई में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स सबको ध्यान होने चाहिए। क्या है जेड पैरामीटर में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स v1 एंड i1 एंड i2। इंडिपेंडेंट है i1 एंड i2 और डिपेंडेंट है v1 एंड v2। और y पैरामीटर्स में क्या है? v1 एंड v2 है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट है i1 एंड i2। तो कोई भी एक याद रख लो। हमने y वाला याद किया है कि v1 v2 क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ऐसे ही h पैरामीटर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इसका डायगोनल ले लो i1 v2। तो h पैरामीटर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हैं? i1 v2। इससे पहले z और y जरूर पढ़ लेना, तभी h अच्छे से समझ आएगा। तो i1 v2 इट मीन्स v1 फंक्शन होगा i1 और v2 का, और i2 भी फंक्शन होगा i1 एंड v2 का। अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? डेल v1 dv1 इक्वल्स टू डेल v1 ओवर में डेल i1 di1 प्लस डेल v1 ओवर में डेल v2 dv2, और ये हो जाएगा di2 डेल i2 ओवर में, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ओवर में डेल i1, पहले i1 के विद रिस्पेक्ट टू, फिर v2 के विद रिस्पेक्ट टू, प्लस डेल i2 ओवर में डेल v2 dv2। ठीक है, ये हो गया आंशिक अवकलन। अब ये कंडीशन ये थी कि हम जो इम्पीडेंसेस मान रहे हैं वो लीनियर होनी चाहिए और बाइलेटरल होनी चाहिए। अगर वो लीनियर है तो डेल वी ओवर में डेल आई का रेशो v अपॉन आई के रेशो के इक्वल होगा। तो इस इक्वेशन को हमने क्या लिखा था? v1 इक्वल्स टू, यहाँ क्या आ जाएगा? इसको h11 सीधा लिख देते हैं, v1 अपॉन i1 को h11 i1 प्लस h12 v2, और i2 को क्या लिखा था? h21 i1 लिख देंगे और इसको h22 v2। तो सेम उसी मेथड से कर रहे हैं जैसे हमने z और y किए थे। ठीक है, करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक याद रख लो, बाकी दो में वैसे ही कैलकुलेशन करनी है। तो आंशिक अवकलन कर दिया। h11 की वैल्यू क्या होगी? v1 अपॉन y1, h12 की v1 अपॉन v2। तो यहाँ h11 क्या हो जाएगा? h11 होगा v1 अपॉन i1 व्हेन v2 0, और h12 क्या हो जाएगा? v1 अपॉन v2 व्हेन i1 0। जीरो वही होंगे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। h21 क्या हो जाएगा? i2 अपॉन में i1 व्हेन v2 0, तो v2 0 कर दोगे, और h22 i2 अपॉन में v2, और यहाँ हो जाएगा i1 0। ठीक है, ये h पैरामीटर्स हो जाएंगे। कंडीशन ये है कि पैरामीटर्स को सोल्व करते वक्त हमें ये मानना होता है कि जो इम्पीडेंसेस हैं वो लीनियर हैं और बाइलेटरल है। लीनियर यानी रैखिक, और बाइलेटरल यानी कि द्विपार्श्विक प्रतिबाधा हैं, जो हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि क्या होती है। ठीक है, अब h11 v1 अपॉन i1, v1 अपॉन i1 क्या होती है? इनपुट इम्पीडेंस होती है। v2 0, आपको हम डिस्कस किया था हमने कि अगर करंट 0 है तो ओपन सर्किट और वोल्टेज 0 है तो शॉर्ट सर्किट। तो v2 0 यानी आउटपुट टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किट, i1 0 यानी कि इनपुट टर्मिनल्स आर ओपन, और v1 अपॉन v2 हो जाएगा वोल्टेज गेन, i2 अपॉन i1 करंट गेन, और i2 अपॉन v2 एडमिटेंसेस। i1 0 होने का मतलब कि इनपुट टर्मिनल्स आर। एच पैरामीटर्स कैसे डिस्क्राइब करेंगे? v1 अपॉन i1, v1 अपॉन i1 व्हेन v2 0। ठीक है, फॉर्मूला इससे आप इजीली लर्न कर सकते हैं। v1 अपॉन i1, सिर्फ आपको याद क्या रखना है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? i1 और v2। तो v1 अपॉन i1 जब v2 0। अब v2 0 होने का क्या मतलब हुआ? कि आउटपुट को आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया, क्योंकि कोई भी 4 टर्मिनल नेटवर्क्स है उसके इनपुट पे करंट i1 v1, ये हमने माना v2 और i2। तो आपको पता है ये 1 1 इनपुट टर्मिनल्स और 2 2 हम क्या मानते हैं? आउटपुट टर्मिनल्स मानते हैं। ठीक है, तो v1 अपॉन में i1, v2 0 यानी कि आउटपुट टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया गया, वोल्टेज 0, शॉर्ट सर्किट, करंट 0, ओपन सर्किट। तो यहाँ v2 0 है तो इसको क्या पढ़ोगे? v अपॉन आई है क्या? इम्पीडेंस है।
तो इनपुट इम्पीडेंस व्हेन आउटपुट टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किट, जब आउटपुट टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट किया गया हो तो इसे हम कहेंगे निवेशी प्रतिबाधा जबकि निर्गत टर्मिनल खुले हों। और H12 क्या हो जाएगा, H12 V1 अपॉन में V2 और V1 अपॉन V2 व्हेन I1 क्या होगा 0, तो इसे कहेंगे रिवर्स वोल्टेज गेन व्हेन इनपुट टर्मिनल्स आर ओपन। वोल्टेज गेन है V1 अपॉन V2, रिवर्स वोल्टेज गेन व्हेन इनपुट टर्मिनल्स आर ओपन। इनपुट टर्मिनल्स ओपन क्यों है, क्योंकि I1 0 है, I1 0 यानी करंट 0 है तो ओपन कर दिया 1 वाले को, तो पश्च वोल्टा लाभ जबकि निवेशी टर्मिनल खुले हों। और H21 क्या हो जाएगा, H21 होगा I2 अपॉन में I1, यहाँ से I2 अपॉन I1 हो जाएगा और V2 को क्या कर दिया 0, तो इसे कहोगे फॉरवर्ड करंट गेन व्हेन आउटपुट टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किट। वोल्टेज 0 है और V2 यानी सेकंड वाले की है, तो आउटपुट टर्मिनल्स को क्या करना है शॉर्ट सर्किट करना है। वोल्टेज 0 है तो शॉर्ट सर्किट, करंट 0 है तो ओपन। तो ये आएगा अगर धारा लाभ जबकि निर्गत टर्मिनल लघु पतित हो। अब लास्ट आ गया H22 क्या हो जाएगा I2 अपॉन V2, 0 क्या कर दिया I1 को, जब I1 को 0 किया तो इट मीन्स इनपुट वाला ओपन कर दिया, करंट 0 तो ओपन कर दिया, तो इसे हम कहेंगे है क्या, ये प्रवेशता है, एडमिटेंसिस है, इट्स द रेसिप्रोकल ऑफ द इम्पीडेंसिस। तो आउटपुट एडमिटेंसिस व्हेन इनपुट टर्मिनल्स आर ओपन जबकि निवेशी टर्मिनल खुले हों, तो इसे कहेंगे निर्गत प्रवेशता जबकि निवेशी टर्मिनल खुले हों। और इसको नेमिंग क्या देंगे, HI, HR, HF, HO। इनपुट से I उठा लिया, रिवर्स से R, F फॉरवर्ड और O से आउटपुट, ठीक है, जैसे ZI, ZR, ZF और ZO। तो इसी वे से आप सिंपली H पैरामीटर्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब तीनों का कंपैरिजन करते हैं एक बार ताकि आपको लर्न हो जाए। अब तीनों का कंपैरिजन करते हैं Z, Y और H का। सिर्फ अगर आप इतना ही पढ़ लोगे तो आपको पैरामीटर्स लर्न हो जाएंगे, सफिशेंट है। तीनों का कंपैरिजन है। Z में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स I1 और I2, ध्यान रखो 4 ही वेरिएबल्स हैं हमारे पास, I1 V1 इनपुट पे, I2 V2 आउटपुट पे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन कौन से मानेंगे, Z और Y, H में तीनों में अलग अलग होंगे। Z में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स I1 और I2 है तो बच क्या गया V1 V2, तो V1 V2 हो गए डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो V1 और V2 को I1 और I2 की टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो V1 शुड बी द फंक्शन ऑफ I1 एंड I2, V2 शुड बी फंक्शन ऑफ I1 एंड I2, ऐसा लिखोगे। तो V1 अपॉन में I1, I2 क्या हो गया 0, V1 अपॉन I1 है और I2 है 0, तो ये ZI आ गया। फर्स्ट वाला Z11 भी कह सकते हो इसको लेते Z11। तो V1 अपॉन I1, I2 0, ऐसे ही V1 अपॉन I2 कर दो और I1 0, तो ये क्या आ गया I1 0, इसे बोल देंगे ZR। और थर्ड क्या आ जाएगा V2 अपॉन I1 यानी I2 0, फिर V2 अपॉन I2 यानी I1 0, ठीक है। करंट 0 है तो ये ओपन ही, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर, खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल कहते हैं हम इसे। अब इसमें देखो ZI, ZR, ZF, ZO, ध्यान आपको इतना ही रखना है। I2 0 का मतलब आउटपुट टर्मिनल्स ओपन है, I1 0 होने का मतलब इनपुट टर्मिनल्स ओपन है, V अपॉन I है तो इम्पीडेंस है, I अपॉन V है तो एडमिटेंसिस है। तो यहाँ है V अपॉन I, तो ये सारे V अपॉन I है, ये है तो इम्पीडेंस ही, तो I2 0 है, तो ये होगी इनपुट इम्पीडेंस व्हेन आउटपुट टर्मिनल्स आर ओपन। और ये हो जाएगा ट्रांसफ़र इम्पीडेंस है, ये रिवर्स ट्रांसफ़र इम्पीडेंस, क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों अलग अलग लूप की हैं तो वो ट्रांसफ़र इम्पीडेंस होता है। तो ये हो जाएगा रिवर्स ट्रांसफ़र इम्पीडेंस व्हेन इनपुट टर्मिनल्स आर ओपन। ये होगा V2 अपॉन I1, V2 अपॉन I1 यानी कि फॉरवर्ड ट्रांसफ़र इम्पीडेंस व्हेन आउटपुट टर्मिनल्स आर ओपन। I2 0 है तो आउटपुट टर्मिनल्स आर ओपन। ऐसे ही V2 अपॉन I2 में I1 0 है तो इसे V अपॉन I है क्या, इम्पीडेंस है, दोनों 2 है यानी आउटपुट की है, तो इसका नाम हमने रखा आउटपुट इम्पीडेंस व्हेन इनपुट टर्मिनल्स आर ओपन। तो इसका नाम है खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल भी कहते हैं Z पैरामीटर को। किस कारण से, क्योंकि यहाँ पे हमने करंट 0 की है तो ओपन रखा है सर्किट को। ऐसे ही Y पैरामीटर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होंगे, V1 और V2,
तो I1 भी फंक्शन है V1 और V2 का, और I2 भी फंक्शन होगा V1 एंड V2 का। अब इसको कैसे लिखोगे, I1 अपॉन में V1 तो V2 0 हो गया, फिर I1 अपॉन में V2 कर दोगे तो V1 0 हो गया, ठीक है। ऐसे ही YF I2 अपॉन में V1 तो V2 0, और YO I2 अपॉन में V2 यानी कि V1 0। जीरो किसको किया है, वोल्टेज को, तो ये क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। वोल्टेज 0 तो शॉर्ट सर्किट, करंट 0 तो ओपन सर्किट, इसलिए इसका नाम क्या रखा, शॉर्ट सर्किट एडमिटेंसिस पैरामीटर। सॉरी, इम्पीडेंस नहीं है ये, एडमिटेंसिस है, तो इसका नाम है शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर। लघुपतित प्रवेशता प्राचल, इसे हम कहते हैं लघुपतित प्रवेशता प्राचल, क्योंकि I अपॉन में V क्या है, एडमिटेंसिस है, रेसिप्रोकल ऑफ द इम्पीडेंस, प्रतिबाधा का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम ले ले तो वो कहलाती है प्रवेशता। तो इसका नाम भी क्या होगा, इनपुट एडमिटेंसिस व्हेन आउटपुट टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किट, और ये वही रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंसिस हो जाएगी व्हेन आउटपुट टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किट। नाम हमने इनपुट टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किट, नाम हमने पहले लिखे ही हुए हैं जेड और वाई में अलग अलग जब पढ़े थे। तो वाई एफ क्या हो जाएगा, I2 अपॉन V1 यानी कि फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंसिस व्हेन आउटपुट टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किट, और YO क्या हो जाएगा, आउटपुट एडमिटेंसिस व्हेन इनपुट टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किट। तो इनका नाम आप सिंपल इस इक्वेशन को लिख के फिर कर सकते हैं। H पैरामीटर में I1 और V2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो जीरो भी किसको करेंगे हम, I1 और V2 को ही करेंगे, यानी करंट भी जीरो होगी, वोल्टेज भी जीरो होगी। जब दोनों जीरो होंगे तो इसलिए इसका नाम क्या रखा, हाइब्रिड पैरामीटर, यानी संकर प्राचल, मिक्सिंग है इसमें, ठीक है, करंट की भी और वोल्टेज दोनों जीरो हो रही है, तो Z और Y की मिक्सिंग है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया संकर प्राचल यानी कि हाइब्रिड पैरामीटर। तो V1 अपॉन I1 में V2 0 है, V2 0 होने का मतलब आउटपुट टर्मिनल शॉर्ट सर्किट है। V अपॉन I है क्या है, इम्पीडेंस है, तो ये होगी इनपुट इम्पीडेंस व्हेन आउटपुट टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किट। Z में क्या था, थी वो भी इनपुट इम्पीडेंस, लेकिन व्हेन आउटपुट टर्मिनल्स आर ओपन, यहाँ पे आउटपुट टर्मिनल्स क्या है, शॉर्ट सर्किट है। ऐसे ही HR क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V2 यानी कि रिवर्स वोल्टेज गेन व्हेन इनपुट टर्मिनल्स आर ओपन। I1 0 है तो इनपुट ओपन हो जाएंगे। HF क्या होगा, I2 अपॉन में I1 फॉरवर्ड करंट गेन व्हेन आउटपुट टर्मिनल्स आर, V2 0 है तो शॉर्ट सर्किट। H हो जाएगा I2 अपॉन में V2 क्या है, एडमिटेंसिस है, तो आउटपुट एडमिटेंसिस व्हेन इनपुट टर्मिनल्स आर ओपन। तो ये तीनों पैरामीटर्स आप इस वे से लर्न रख सकते हैं। इसका क्वेश्चन भी जनरली पूछा जाता है एग्जाम में, और फर्दर कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है। तो हमने क्वेश्चन ZY के कर लिए थे साथ साथ, और एक H का क्वेश्चन और देखते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं H पैरामीटर पे। मान लो ये 3 ओम 2 ओम 1 ओम ये दिया हुआ है, कोई भी 4 टर्मिनल नेटवर्क है, ठीक है, उसको रिप्लेस कर ही सकते हैं 3 इम्पीडेंसी से। तो ये कोई गिवन सर्किट है, यहाँ पे करंट I1 मान लो, यहाँ वोल्टेज V1, यहाँ करंट I2 और वोल्टेज मान लो V2। मैंने आपको पहले भी बताया था कि I1 अगर एंटर हो रही है ना सर्किट में तो पॉजिटिव लेंगे, अदरवाइज उसे नेगेटिव लेंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखना, Y और Z है ऑलवेज पॉजिटिव ही आएंगे, हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, लेकिन H पैरामीटर है उसका रिजल्ट नेगेटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी हो सकती है उसकी वैल्यू, ठीक है। वो कैसे, H पैरामीटर फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हैं, I1 V2, और डिपेंडेंट क्या हो जाएंगे, V1 एंड I2। तो HI HR HF HO लिखते हैं, HI HR HF एंड HO। HI क्या होगा, V1 अपॉन I1, V1 अपॉन I1 व्हेन V2 0, और HR क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V2 व्हेन I1 0, ठीक है। HI हो गया V1 अपॉन I1 यानी V2 0, HR V1 अपॉन V2 यानी I1 0, ठीक है। सिर्फ इतना सा लिख लो ताकि आपको फॉर्मूला क्रैम नहीं करना पड़े, सीधा इसी से उतार लो। तो HF क्या हो जाएगा, I2 अपॉन I1, I2 अपॉन I1 व्हेन V2 0, और HO क्या हो जाएगा, I2 अपॉन में V2 व्हेन I1 0, ठीक है, I2 अपॉन V2 व्हेन I1 0। अब सबसे पहले V2 0 करते हैं, ये हो गया 3 ओम 2 ओम
1 ओम, V2 0 होने का मतलब ये शॉर्ट सर्किट कर दिया और यहाँ पे हमें मेजरमेंट करना है, ठीक है। V2 0 है तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ लिखते हैं हम I2, V2 हो गया 0, इधर है V1 और यहाँ पे है I1। ध्यान से समझना, H पैरामीटर के एग्जाम्पल्स में जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है, वो गलत कर देते हैं, ठीक है। तो है नहीं, सिंपल सा मेथड ध्यान रखना है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, और उसी बेसिस को सोल्व करेंगे। देखते जाओ, V1 अपॉन में I1, यानी ये तो खाली इम्पीडेंस ही है, इम्पीडेंस तो आपको पता है सीधा ही आ जाती है। V2 0 कर दिया, अब ये दोनों हो गए, इस पॉइंट पे इम्पीडेंस मेजरमेंट करनी है, ये दोनों पैरेलल में और इसके साथ ये सीरीज में, सिंपल। तो ये तो आ जाएगा 3 प्लस इसके साथ ये 2 इंटू 1 अपॉन में 2 प्लस 1, ये दोनों पैरेलल में है। R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 से निकालोगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 2/3, तो ये हो गया 3 3 जा 9 और 2 11/3 ओम। इम्पीडेंस है तो यूनिट ओम ही चलेगी, एडमिटेंसिस होगी तो महो हो जाएगी, MHO। अब HF निकालना है तो I2 अपॉन में I1 है और V2 0 है। अब V2 तो 0 ही है, I2 अपॉन में I1 चाहिए। अब टोटल करंट तो I1 ही आ रही है, टोटल करंट I1 है, क्योंकि I2 यहाँ तो कोई बैटरी नहीं है, जब V2 पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो ये तो करंट देगा ही नहीं। तो I2 हम करंट मानेंगे जो 2 ओम से जा रही है, ठीक है, तो वो आएगी। तो I1 सबसे पहले देखते हैं कि I1 कितनी होगी। I1 कितनी होगी, टोटल बैटरी, टोटल वोल्टेज है V1 अपॉन में रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पे V1 अपॉन में R लिखोगे तो V1 अपॉन में R, V अपॉन R होता है, R क्या आ जाएगा वही, ये तो ये दोनों पैरेलल में, इनके साथ ये सीरीज में, टोटल रेजिस्टेंस 3 प्लस वही आ जाएगा 2/3, अभी हमने निकाला था 11/3, तो ये हो जाएगा 3/11 V1, ये I1 आ गया। हमें चाहिए I2। अब देखो सेम वही फॉर्मूला कि ये करंट I थी, 2 रेजिस्टेंस में डिवाइड हो रही है और दोनों पैरेलल हैं, तो उसके लिए हम क्या करते थे, टोटल करंट 2 ओम से प्रवाहित होने वाली धारा निकालनी है। I2 ये है जो 2 ओम से प्रवाहित हो रही है, तो 2 ओम से प्रवाहित होने वाली धारा देखनी है तो 2 के सामने वाला रेजिस्टेंस 1 अपॉन में दोनों का सम इंटू में टोटल करंट, ठीक है। I1 इंटू में, पहले वाला लेक्चर देखा हुआ है तो आपको ध्यान होगा, मैंने नोट डाल के बताया था ये। तो I1 इंटू में क्या आ जाएगा, सिंपल ये ध्यान रखो कि टोटल जो करंट है, ये देखो ये करंट आई गई, ये 2 रेजिस्टेंस में डिवाइड हो रही है, पैरेलल रेजिस्टेंस में, ये मान लो R1 है, ये R2 है। अगर R1 से प्रवाहित होने वाली धारा चाहिए तो R1 के सामने वाला रेजिस्टेंस कर दो, R2 बटे में दोनों का सम इंटू में टोटल करंट। ऐसे ही अगर R2 से प्रवाहित होने वाली धारा चाहिए तो उसके सामने वाला R1 बटे में दोनों का सम इंटू में टोटल करंट I कर दो। तो इसी को यूज कर रहे हैं। I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल करंट I1, 2 ओम से प्रवाहित होने वाली धारा चाहिए, टोटल यहाँ से आ रही थी I1 और यहाँ पे हम चाहिए 2 में डिवाइड हो रही है, 2 ओम से प्रवाहित होने वाली, 2 के सामने वाला 1 अपॉन में दोनों का सम, यानी कि 2 + 1, ये हो जाएगा I1 इंटू 1/3। अब I1 की वैल्यू पुट कर दो, 3/11 V1 इंटू 1/3, तो ये कितना आ गया V1/11, तो ये HF की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है, 1/11। एक सेकेंड, HF इक्वल्स टू आ गया I2 अपॉन I1 और व्हेन V2 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो I2 अपॉन I1 चाहिए हमें, तो यहाँ सिंपल ये हम यूज़ करते हैं फंडा, ये 2 रेजिस्टेंस है, ये है R1 और R2, टोटल करंट आई जा रही है, दोनों में डिवाइड हो रही है, तो R2 से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी, इसके सामने वाला रेजिस्टेंस अपॉन में दोनों का सम इंटू I, और R1 से प्रवाहित होने वाली धारा R2 अपॉन में दोनों का सम इंटू I, पहले पढ़ चुके हैं, R2 अपॉन में R1 + R2 इंटू I। अब ये देखो I2 जो होगी वो 2 ओम से प्रवाहित होने वाली धारा है, टोटल करंट I1 I इन 2 में डिवाइड हो गई, तो 2 के सामने का रेजिस्टेंस 1 अपॉन में दोनों का सम इंटू में I1, ये I2 की वैल्यू होगी 1/3 इंटू I1। बस यहाँ अब आपको ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव साइन आएगा, हमें जो I2 चाहिए,
हम पॉजिटिव किसको लेते हैं, जो एंटर हो रही है। अब यहाँ पे तो ये V2 0 है, तो I1 अगर डिवाइड होगी तो ये I1 मान लो यहाँ से गई, ठीक है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है। तो जब I1 का कुछ पार्ट मान लो I2 यहाँ चला गया और I1 माइनस I2, तो ये I2 की डायरेक्शन जो हम निकालेंगे वो ये आएगी इस साइड से, ठीक है। लेकिन हम 4 टर्मिनल नेटवर्क में जो एंटर होती है, मैंने आपको बताया था ये पॉजिटिव लेनी है, I1 इधर से और I2 इधर से, अदरवाइज आपको नेगेटिव लेना है। तो यहाँ डायरेक्शन चेंज हो गई ना, हमने तो जो निकाली है वो ये है, लेकिन हमें चाहिए ये वाली, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। I2 आ जाएगा -1/3 इंटू I1। हमें चाहिए I2 अपॉन I1, तो I2 अपॉन में I1 कितना हो जाएगा, -1/3, ठीक है। करंट गेन है, कोई भी यूनिट नहीं आएगी। तो H पैरामीटर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन Z और Y नेगेटिव नहीं आएंगे। अब HR पे आते हैं। HR में हमें करंट जीरो करनी है। ये 3 ओम का रेजिस्टेंस, वही ये 2 ओम का सर्किट देखते हैं, 1 ओम का, ये 1 ओम है। अब यहाँ V2 है, इधर I2 है, इधर I1 जीरो करनी है और ये V1 है, ठीक है। I1 जीरो होने का मतलब कि 3 ओम से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, 3 ओम से धारा प्रवाहित नहीं होगी, करंट जीरो है, तो इट मीन्स टोटल इम्पीडेंस क्या हो जाएगी सिरों पर। अगर I2 अपॉन V2 देखें तो ये क्या है, आउटपुट इम्पीडेंस है, निर्गत प्रतिबाधा है, तो कितनी हो जाएगी, सिंपली दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3 ओम। तो ये तो सिंपल आ जाएगी 3 ओम, लेकिन हमें क्या चाहिए, प्रवेशता चाहिए, तो 1/3 महो कर दोगे। ये आउटपुट एडमिटेंसिस है ना, तो इम्पीडेंस निकाल के उसका रेसिप्रोकल कर दिया तो हमें एडमिटेंसिस यानी प्रवेशता मिल गई। अब देखते हैं V1/V2 क्या आएगा। V1 देखो क्या होगा, ये करंट जीरो है, तो जितना विभवांतर इन पॉइंट्स पे होगा उतना ही विभवांतर इन पॉइंट्स पे होगा। यानी V1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, I1 तो जीरो है ही, तो V1 को मैं लिख सकती हूँ इस पॉइंट, इन दोनों सिरों पर विभवांतर V1 है, AB सिरों पर, तो A' B' सिरों पर विभवांतर भी V1 होगा, और वो विभवांतर है कितना, 1 × I2, यहाँ करंट I2 जा रही है, तो ये है 1 × I2। अब V2 कितना होगा, V2 तो सिंपल इन दोनों सिरों पर विभवांतर है, तो V2 कितना हो जाएगा। अगर मैं I2 की बात करूं तो I होता है V अपॉन में R, ठीक है। V2 अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस क्या है, 3 ओम, 2 + 1 3 है, तो V2 कितना आ गया, 3 × I2। बस ये वैल्यू पुट कर दो, V1 की है I2, V2 की क्या है 3I2, I2 से I2 कैंसिल आउट, 1/3, ये HR आ गया, ठीक है। तो करना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है निकालना। लेकिन एक बार आप स्टार्टिंग से एक एक चीज़ को समझोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा पार्ट है, अगर आपको कोई भी इसका छोटा सा छोटा पार्ट भी अगर मिसिंग रहता है, समझ नहीं आया, तो कंफ्यूजन चलता रहेगा। इसलिए हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, आप बेसिक से पढ़ते जाना, तभी आपको आगे समझ आएगी, ठीक है। H पैरामीटर हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक और लेते हैं, इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस एंड म्यूचुअल इम्पीडेंस ऑफ एन एक्टिव नेटवर्क। अब हम देखते हैं इनपुट आउटपुट एंड म्यूचुअल इम्पीडेंस ऑफ एन एक्टिव 4 टर्मिनल नेटवर्क, ठीक है, कि 4 टर्मिनल नेटवर्क की इनपुट आउटपुट और म्यूचुअल इम्पीडेंस क्या होगी। सबसे पहले देखते हैं इनपुट इम्पीडेंस। अब यहाँ देखो, इनपुट इम्पीडेंस तो हमने Z पैरामीटर में भी निकाली थी, V1/I1, ठीक है, when I2 0, तो उसमें कंफ्यूज मत हो, उसमें और इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, Z पैरामीटर में हमने इनपुट इम्पीडेंस ZI लिखा था, वो था V1/I1 when I2 0, I2 को जीरो किया था। अब हम ये कंडीशन लेके चलेंगे कि जब I2 जीरो नहीं हो तब इनपुट इम्पीडेंस क्या होगी, तो वो निकालते हैं कि 4 टर्मिनल एक्टिव नेटवर्क की इनपुट इम्पीडेंस जब I2 जीरो नहीं हो, जब करंट जीरो नहीं होगी तब क्या होगी। तो उसके लिए वो Z पैरामीटर वाली इक्वेशन यूज करते हैं, V1 = Z11 + Z12 I2। हमें क्या चाहिए, इनपुट इम्पीडेंस ZI, जिसे हम लिखेंगे V1/I1, तो V1/I1 ये हमें निकालना है। ये इक्वेशन मान लो फर्स्ट, ये मान लो सेकंड। ये जो टॉपिक है ये ज़्यादा यूज़ का नहीं है, कंपटीशन में भी कहीं नहीं पूछा जाता और आपके एग्ज़ाम में भी बहुत रेयरली पूछा जाता है, बट सिलेबस में है तो हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहले 1-2 बार तो पूछा गया है, जैसे बीकानेर यूनिवर्सिटी और RU यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन जनरली कम पूछा जाता है, ठीक है, और कंपटीशन में कोई काम का नहीं है।
तो V1 अपॉन में I1, V1 अपॉन I1 हमें निकालना है। इक्वेशन फर्स्ट को I1 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा V1 अपॉन I1, यहाँ जाएगा Z11 प्लस Z12, ये हो जाएगा I2 अपॉन I1। ये इक्वेशन थर्ड मान लो। अब हमें I2 अपॉन I1 की वैल्यू चाहिए, सेकंड का यूज़ करते हैं। सेकंड में क्या है, V2 इक्वल्स टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। अब V2 की वैल्यू पुट कर दो। V2 क्या होगा, ZL के सिरों पर विभवांतर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ZL। इनपुट इम्पीडेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि आउटपुट पे लोड प्रतिरोध V2 हम नहीं मानेंगे, सीधा लोड प्रतिरोध लगा देंगे। लोड प्रतिरोध लगाने पर यानी संयोजित करने पर इनपुट पे जो इम्पीडेंस आएगी उसे हम बोलेंगे इनपुट इम्पीडेंस, ठीक है। यानी निर्गत सिरों पर लोड प्रतिरोध संयोजित करने पर निवेशी प्रतिबाधा, ठीक है। आउटपुट टर्मिनल्स पर लोड लगा दिया तो V2 इसके अक्रॉस विभवांतर क्या होगा, V2। अब करंट आपको पता है कि अगर वोल्टेज सोर्स यहाँ मान के चल रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन तो यही वाली होगी, ये करंट I1 ये इन दो में डिवाइड होगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम इसी वाली को पॉजिटिव लेते हैं तो हमें जब V2 लेना होगा तो नेगेटिव मानना पड़ेगा, तो माइनस इसलिए आएगा। V2 इक्वल्स टू माइनस का I2 ZL, तो यहाँ पे V2 की जगह पुट कर दोगे माइनस का I2 ZL इक्वल्स टू आ गया Z21 I1 प्लस Z22 I2। हमें इस वैल्यू को निकालने के लिए I2 अपॉन I1 चाहिए, तो I2 अपॉन I1, तो I1 से इसको डिवाइड कर दो, माइनस का I2 अपॉन I1 इंटू ZL इक्वल्स टू Z21 I1 से तो डिवाइड किया है, और यहाँ पे प्लस का Z22 I2 अपॉन I1। ये टर्म एक साथ लिख लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा I2 अपॉन I1, इस टर्म को वहाँ ले जाओ Z21, या फिर माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो तो I2 अपॉन I1 इंटू ZL प्लस Z22 इक्वल्स टू क्या आ गया Z21। तो I2 अपॉन I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का Z21 अपॉन में ZL प्लस Z22। ये वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, सॉरी पुट इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में पुट कर दोगे तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो इनपुट इम्पीडेंस होगी V1 अपॉन I1 इक्वल्स टू Z11 प्लस Z12। I2 अपॉन I1 की वैल्यू पुट कर दो, माइनस का Z21 अपॉन में ZL प्लस Z22। ये कहलाती है इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ एन एक्टिव 4 टर्मिनल नेटवर्क। तो 4 टर्मिनल सक्रिय चतुर टर्मिनल द्वारा की निवेशी प्रतिबाधा, ठीक है। तो ये हमने निकाली इनपुट इम्पीडेंस, ठीक है। तो टॉपिक बस एक बार है तो कैलकुलेशन ही सिंपल है, ज़्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इनपुट इम्पीडेंस, उसके बाद निकालते हैं हम आउटपुट इम्पीडेंस। तो आउटपुट इम्पीडेंस के लिए क्या चाहिए आपको, V2 अपॉन में I2। तो अब सेकंड वाली को डिवाइड कर देंगे, बाकी कैलकुलेशन तो एज इट इज ही चलेगी। करना स्टॉप करना। अब सेम इसी वे से आउटपुट इम्पीडेंस फाइंड करते हैं। देखो इनपुट इम्पीडेंस निकालने के लिए हमने क्या किया था कि आउटपुट पे लोड प्रतिरोध लगा दिया था, लोड रेजिस्टेंस, और फिर इनपुट पे इम्पीडेंस मेजरमेंट की थी। जब आप आउटपुट इम्पीडेंस निकालोगे तब आपको क्या करना है, इनपुट पे जो सोर्स है उसको हटा के उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दिया। इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो सोर्स का क्या मान लिया हमने, ZS है, तो इनपुट पे सोर्स हटा दिया और उसका आंतरिक प्रतिरोध जितना होगा उतना रेजिस्टेंस लगा दिया, और ये आउटपुट पे वोल्टेज वही V2 है, ठीक है। अब जो इम्पीडेंस आएगी आउटपुट पे वो होगी आउटपुट इम्पीडेंस, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पे भी इतना ही है कि वहाँ आउटपुट इम्पीडेंस V2 अपॉन I2, तो I1 0 था, यहाँ I1 0 नहीं है, करंट 0 नहीं है। अब उसको निकालने के लिए Z पैरामीटर्स वाली इक्वेशन यूज करते हैं। V1 क्या है, Z11 I1 प्लस Z12 I2, और V2 क्या है, Z21 I1 प्लस Z22 I2। Z पैरामीटर वाली इक्वेशन है ये, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स I1 I2 होते हैं, और V1 और V2 I1 और I2 पे डिपेंड करते हैं। सेकंड इक्वेशन हमें चाहिए V2 अपॉन I2। सेकंड इक्वेशन को
I2 से डिवाइड कर दो तो V2 अपॉन I2 मिल जाएगा, V2 अपॉन I2 यूजिंग इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड को यूज़ करते हुए ये हो गया Z21 प्लस Z21 साथ में क्या आ जाएगा, I2 से डिवाइड किया तो I1 अपॉन I2 प्लस Z22, ये इक्वेशन मान लो थर्ड। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, I1 अपॉन I2 की, ठीक है। सेम यही कैलकुलेशन इनपुट में की थी अभी हमने, तो I1 अपॉन I2 की वैल्यू चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखो, तो V1 इक्वल्स टू क्या है, V1 इक्वल्स टू है Z11 I1 प्लस Z12 I2, ये V1 है। V1 कितना हो जाएगा, ZS के सिरों पर विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ZS, ठीक है। तो यहाँ V1 को क्या लिख देंगे, करंट की डायरेक्शन वही, अगर सोर्स अब यहाँ पे V2 मान के चलेंगे, मान लो वोल्टेज जो है वो V2 मेजरमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे तो हमने सोर्स को हटा ही दिया इनपुट में, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो यहाँ से अगर I2 है तो ये करंट इस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। जबकि हम मेजरमेंट करते हैं पॉजिटिव, वो I1 इस डायरेक्शन में लेते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा करंट वही अपोजिट लेने से। माइनस का क्या हो जाएगा, I इंटू आर यानी I1 इंटू ZS, ठीक है। सिर्फ ये टर्म आपको ध्यान में रखनी है, ऐसे लिखनी है, बाकी सारी कैलकुलेशन नहीं है। V1 की जगह लिख दिया माइनस का I1 इंटू ZS इक्वल्स टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। अब माइनस का I1 ZS है, हमें क्या चाहिए, I1 अपॉन I2 चाहिए। पहले I1 वाली टर्म एक साथ कर लो, माइनस का I1 कॉमन ले लो, तो ये हो गया ZS प्लस Z11 इक्वल्स टू Z12 I2 अपॉन में ले जाओ, तो I1 अपॉन I2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का Z12 अपॉन में ZS प्लस Z11, ये I1 अपॉन I2 मिल गया। अब ये I1 अपॉन I2 इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन थर्ड में पुट करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा आउटपुट इम्पीडेंस का V2 अपॉन I2 इक्वल्स टू Z21 माइनस का Z12 अपॉन में ZS प्लस Z11 प्लस Z22, ये कहलाती है आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ एन एक्टिव 4 टर्मिनल नेटवर्क, योगी आउटपुट इम्पीडेंस। अब हम फाइंड करते हैं म्यूचुअल इम्पीडेंस, तो सिंपल कैलकुलेशन ही है इस टॉपिक में, और कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल इम्पीडेंस क्या हो जाएगी, म्यूचुअल इम्पीडेंस इसी वजह से म्यूचुअल इम्पीडेंस निकाल लेंगे। V1 लिखा Z11 I1, Z12 I2, V2 लिख लिया सेम वही Z पैरामीटर वाली इक्वेशन। अब म्यूचुअल होगी कि सेकंड और फर्स्ट का, तो V2 अपॉन में I1, तो ये मानी इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड में V2 अपॉन I1 आ गया, V2 अपॉन I1 क्या आ जाएगा, Z21 प्लस Z22 I2 अपॉन में I1। अब हमें वैल्यूज चाहिए I2 अपॉन I1 की, ये वैल्यू हमने पहले म्यूचुअल इनपुट इम्पीडेंस में निकाल चुके हैं, I2 अपॉन में I1, उसी को यूज़ करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का Z22 Z21 अपॉन में ZL प्लस Z22, पुट करने के बाद I2 अपॉन I1 हमने निकाला था, ये माइनस का Z21, ये वैल्यू से यहाँ पे पुट कर दो, Z21 माइनस का Z21 Z22 अपॉन में ZL प्लस Z22, ये होगी म्यूचुअल इम्पीडेंस। तो ये आ गया इनपुट आउटपुट एंड म्यूचुअल इम्पीडेंस ऑफ एन एक्टिव 4 टर्मिनल नेटवर्क। तो हमारे पैरामीटर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्योरम्स पढ़ेंगे। थ्योरम्स पढ़ने से पहले भी ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, थैंक यू।